अब आगे की कहानी। एपिसोड 95। कल रात की यादों के बाद। दानीन अगली सुबह उठकर क्लास जाने के लिए तैयार हो गई थी। कल रात उस चाय की दुकान पर खामोशी से चाय पीने के बाद वो अजलान के साथ वापस आ गई थी। उनके बीच उस पूरे वक्त कोई बात नहीं हुई। अजलान ने कुछ कहा ही नहीं और फिर उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बात की शुरुआत कर सके। चाय खत्म होने के बाद अजलान उसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ते हुए खुद अपने पेंट हाउस की तरफ चला गया था और वो भी अपने कमरे में आकर चुपचाप सो गई। उसने ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं, हालांकि कुछ सवाल थे उसके अंदर पर वो कहीं दब से गए थे। फलक आज पहले ही जा चुकी थी, उसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन के काम थे, इसलिए वो अभी बस 15 मिनट पहले ही दानीन को क्लास में मिलने का कहकर निकल गई थी। और दानीन भी अपना दुपट्टा सिर पर ओढ़ते हुए अपना बैग उठाती है और हॉस्टल से निकलकर कॉलेज कैंपस से होते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे सामने से आते हुए राजू भैया दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, आप वापस आ गए गाँव से भैया। उसकी बात सुनकर राजू भैया भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बस अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, इस बार तो काफी लंबी छुट्टी हो गई, पहले जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से खुद ही कॉलेज वालों की तरफ से छुट्टी मिल गई, वो भी पूरे 15 दिन की। ये शायद पहली बार था जब इतनी लंबी छुट्टी मिली है हमको, और ऊपर से तनख्वाह भी नहीं कटी, बहुत खुश हो गई घर पर बहन भी। अच्छा तुम अपनी क्लास कर हमारे पास आना, कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए, अभी तुम्हें देरी हो रही होगी ना। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो हामी से हिलाकर खुद क्लास की तरफ बढ़ जाती है। इधर फलक खुद भी अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म करके क्लास की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र कॉरिडोर में खड़े जुबैर पर जाती है, जो मुस्कुराते हुए अपने किसी कलीग से बात कर रहा था और उसे यूं किसी और के साथ मुस्कुराते देख फलक के कदम कुछ पल के लिए ठहर से जाते हैं। ये प्रोफेसर सबा थी जो उन्हें केमिस्ट्री का लेक्चर देती थी और उनकी उम्र भी कुछ जुबैर के आसपास ही होगी या शायद उससे 1-2 साल छोटी। जुबैर मुस्कुराते हुए उनसे शायद किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहा था और फलक एकटक उसे देख रही थी। अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना कैसा लगता है ये उसे महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि जुबैर के लिए शायद वो कुछ नहीं है, पर उसके लिए तो जुबैर उसकी पूरी कायनात था, उसका ख्वाब था, उसका मुस्तकबिल। उसे यूं मुस्कुराता देख वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी। हालांकि जुबैर ने अभी तक एक नज़र भी उसे नहीं देखा था, वो प्रोफेसर सबा से किसी बहुत जरूरी डिस्कशन में मुख्तलिफ था शायद। जुबैर को देखते देखते कदम बढ़ाने में फलक को इस बात तक का ख्याल नहीं रहा कि वो सामने लगे पिलर से बस टकराने ही वाली थी। तभी जुबैर की नज़र उस पर जाती है और वो तुरंत 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उस पिलर से जरा पीछे करते हुए कहता है, बच्चा कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कभी सिर पे लगती सीधे, बच्ची हो तुम बिल्कुल, कब बड़ी होगी तुम, कम से कम कुछ तो बचपना छोड़ो। उसकी आवाज में फिक्र थी, पर फलक तो उसके मुंह से बच्ची और बच्चा सुनकर जरा गुस्से में अपना हाथ पीछे खींचते हुए चिढ़कर कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ सर, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है कि शायद आपकी नज़र में मैं अभी भी बच्ची हूँ, लेकिन खुद की नज़र में मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, अपने फैसले भी खुद ले सकती हूँ और खुद को प्रोटेक्ट भी खुद कर सकती हूँ। इसलिए बार बार मुझे बच्ची मत कहा कीजिए। आप प्रोफेसर हैं इसलिए आपकी बातें सुनती हूँ और इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे मैं एक एडल्ट हूँ, बच्ची नहीं हूँ। अगर आपको बच्ची लगती हूँ तो आप अपनी नज़रों का इलाज करवाए। उसने बेहद गुस्से और बदतमीजी में ये बात कही थी जिसे सुनकर जुबैर खुद हैरान था। ये पहली बार था जब फलक उससे इस तरह बात कर रही थी, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही वहीं मौजूद डॉक्टर सबा जो सब कुछ सुन रही थी, फलक की टोन सुनकर उसे डांटते हुए गुस्से में कहती है, ये क्या बदतमीजी है डॉक्टर फलक, इस तरह बात करते हैं सीनियर से। एक तो आपका खुद का ध्यान रास्ते पर नहीं था और जब डॉक्टर जुबैर ने आपको गिरने से बचाया तब आप उनसे इस तरीके से बदतमीजी कर रही हैं। ये क्या तरीका है, यही मैनर्स हैं आपके, इसी तरह डॉक्टर बनेंगी आप। डॉक्टर सबा ने उसे बेहद जोर से डांटा था जिस पर उसकी आंखें कुछ नम भी हुई थी, पर डांट की वजह से नहीं बल्कि सबा को इस तरह जुबैर के हक में बोलने पर वो कैसे उनके बीच में आ सकती थी, या शायद वो बीच में आ रही थी। यही सोचते हुए वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को खुद में दबाते हुए सिर उठाकर एक नज़र डॉक्टर सबा को देखती है, फिर डॉक्टर जुबैर की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, मेरी गलती है, मुझे आपसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद डॉक्टर सबा को भी काफ़ी बुरा लगा है मेरा आपसे गलत तरीके से बात करना, पर प्लीज़ आज के बाद आप मुझे बचाया मत कीजिए। आप मुझे भले ही बच्ची समझते हो लेकिन मैं बड़ी हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ, आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है मुझे, अब मुझे चलना चाहिए। आप डॉक्टर सबा से आराम से बात कर सकते हैं, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया। इतना कहकर वो दोनों को एक नूजर देखकर वहां से जाने वाली होती, लेकिन इससे पहले कि वो 2 कदम आगे बढ़ा पाती, जुबैर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने खड़ा करता है और सबा की तरफ देखते हुए जरा गहरी आवाज में कहता है, डॉक्टर सबा, आपके केस के बारे में मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा, फिलहाल मुझे मेरी स्टूडेंट से कुछ जरूरी बात करनी है, तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, वैसे भी आपकी खुद की क्लास है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सबा जरा संजीदगी से कहती है,
पर डॉक्टर जुबैर, ये आपसे बदतमीजी कर रही थी, मुझे तो लगता है आपको इसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही बिगड़ते जा रहे हैं। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही जुबैर उनकी बात को बीच में काटकर ज़रा सख्ती से उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरी स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बेहतर होगा कि आप दखलंदाजी ना करें और फिलहाल आपको जाना चाहिए। टीचर होकर खुद क्लास में लेट जाना, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, सो प्लीज लीव। इस बार उसकी आवाज़ में एक ठंडापन था जिसे समझते हुए डॉक्टर सबा भी एक नज़र फलक को देखकर वहां से चली जाती है और उनके जाते ही जुबैर भी अपना रुख फलक की तरफ कर हाथ बांधकर उसके सामने खड़े होते हुए उसे एकटक खामोशी से बस देखने लगता है। वही फलक उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी थी जो जुबैर की आंखों से छिपी नहीं थी। वो बचपन से उसे जानता था, उसके आंसू कैसे उससे छिप सकते थे। पर वो कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से उसे देखता रहता है और उसकी नज़रों से ज़रा इरिटेट होते हुए फलक वैसे ही सिर झुकाए कहती है, सर अगर आपको डांटना है तो डांटिए, वरना मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। आप तो प्रोफेसर हैं, लेट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं लेट पहुंचूंगी तो मुझे क्लास में एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर जुबैर बेहद शांति से उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, क्या बात है, आज इतना क्यों गुस्से में हो तुम? अजलान ने डांटा है तुम्हें या कोई और बात हुई है? मुझे बताओ, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो? वैसे तो तुम कभी इस तरह गुस्सा नहीं करती फलक, फिर आज क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है? मेरी किसी बात से खफा हो? बोलो बच्चा, क्या हुआ है? उसने बेहद प्यार से पूछा था, पर उसके उस बच्चा ने फलक को एक बार फिर गुस्सा कर दिया था। वो इमोशंस जो जिन बड़ी मुश्किल से अभी तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी अब जैसे बाहर आने को थे, जिसका असर ये हुआ कि वो गुस्से में बिगड़ते हुए जरा तेज आवाज में जुबैर को देखकर कहती है, बच्चा बच्चा क्या लगा रखा है आपने? मैंने कितनी बार कहा आपको? नहीं हूँ मैं बच्ची, बड़ी हो चुकी हूँ। अगर आप मुझे देखने का नजरिया नहीं बदल सकते तो मत बदलिए, पर कम से कम इस तरह मेरी फीलिंग्स की तौहीन तो मत कीजिए। क्यों आप मुझे हमेशा ऐसा फील कराते हैं कि मैं बड़ी नहीं हुई? क्यों आप मुझे हमेशा उस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से मैं आगे नहीं बढ़ पाती? क्यों मैं आपकी नज़र में एक लड़की नहीं हो सकती? क्यों मैं आपकी नज़र में हमेशा सिर्फ एक बच्ची रहती हूँ? क्या आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या फील करती हूँ आपके लिए? आप हर बार मेरे साथ इसी तरह करते हैं। मैं आपकी तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश करती हूँ और आपका मुझे ये फील कराना कि मैं बच्ची हूँ आपके सामने मुझे 10 कदम पीछे लेने पर मजबूर कर देता है। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है मैंने जिसकी सजा आप मुझे इस तरह दे रहे हैं। माना कि मैं आपसे छोटी हूँ पर हमेशा बच्ची तो नहीं हूँ ना। 9 साल मुझसे ज़्यादा दुनिया देखकर क्या सीखा आपने कि जो लड़की आपको पिछले इतने सालों से पसंद करती है, आपसे मोहब्बत करती है, उसे आप कमतर महसूस कराएं हर वक्त उम्र के फासले पर? क्या आपको मेरी मोहब्बत नहीं दिखती या आप देखना नहीं चाहते? क्यों मुझे हर बार इस तरह ख्वार करते हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? बोलिए ना। कहते कहते उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी और आंसू एक के बाद एक आंखों से बहते जा रहे थे। वही जुबैर, वो तो जैसे सुन हो चुका था। क्या जो उसने अभी सुना वो सच था? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो उससे कैसे मोहब्बत कर सकती है? वो तो एक बच्ची है। वही फलक बस खामोशी से नम आंखों से आंखों में ना जाने कितना दर्द लिए उसे देख रही थी। वो तो शुक्र है इस वक्त उस कॉरिडोर में कोई नहीं था, इसलिए किसी ने उनकी बातें सुनी नहीं, वरना ना जाने कितना तमाशा लग जाता, यहाँ बेइज्जती होती, वो अलग बात है। जुबैर अभी भी हैरानी से अपने सामने खड़ी फलक को देख रहा था। वो उसे सालों से जानता था, यहाँ तक कि जब से वो पैदा हुई थी तब से अजलान और उसकी दोस्ती तब हुई थी जब वो दोनों 5 साल के थे और फिर दोस्ती गहरी होती गई। लगभग रोज घर आना जाना लगा ही था। इस बीच एक दिन फलक की मॉम उसे अजलान के नाना के पास छोड़ गई। तब वो सिर्फ 5 साल की थी और जुबैर करीब 14 साल का था। तब से वो फलक को देख रहा था। उम्र के फासले ने उसे न जाने एक अलग तरीके का बना दिया था। उसे उसकी फिक्र, उसकी परवाह हमेशा रहती थी, पर उसने कभी उसे मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा था। वो कैसे उससे मोहब्बत कर सकता था? वो अजलान की फूफी की बेटी थी, अजलान की बहन। वो उसे इस नज़र से देख ही नहीं सकता था, ये मुमकिन नहीं था। यही सब सोचते हुए वो उसे समझाते हुए कहता है, फलक देखो, इस उम्र में ऐसा होता है, कई बार हम कुछ लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ हार्मोनल है, ये मोहब्बत नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, फलक गुस्से में उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, गलतफहमी? मेरी मोहब्बत को आप गलतफहमी कह रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? आएगी कैसे? मेरी मोहब्बत की तासीर से वाकिफ भी हैं आप। और ये जिसे आप गलतफहमी कह रहे हैं ना, ये आजकल या 1 साल पहले से नहीं है, ये तब से है जब एक 6 साल की बच्ची ने पहली बार नजरें उठाकर उस शख्स को देखा था जिसने उसकी चोट पर बैंडेज लगाते हुए कहा था कि फलक तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। याद है ये बात? शायद नहीं होगी, याद कैसे होगी? आपने तो सिर्फ शब्दों में कह दिया था, पर वो 6 साल की बच्ची तो ये सीरियसली ले बैठी थी ना। जिस उम्र में मोहब्बत लिखना नहीं आता तो उस उम्र से मोहब्बत की है आपसे, और आप मेरी मोहब्बत को गलतफहमी कह रहे हैं।
एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं बच्ची नहीं हूँ और मेरी मोहब्बत को आपकी ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। मेरी मोहब्बत में इतनी तासीर है कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ और खुद अपनी मोहब्बत मुकम्मल कर सकती हूँ। मेरी मोहब्बत आपकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। आज के बाद अपनी फ़िक्र परवाह सब कुछ अपने पास रखिएगा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मुझे आपकी इस फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ज़ुबैर वो बस वहीं खड़ा रह जाता है, बिल्कुल सुन्न। उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि फलक उसके बारे में ये सब सोचती है, वो भी इतने सालों से। ये कैसी कश्मकश थी। जिस लड़की की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता था, आज वो लड़की उसी की वजह से रो रही थी। इधर फलक भागते हुए गार्डन की तरफ ही जा रही थी कि तभी वो सामने किसी से टकराती है। दरअसल वो खुद में इतनी खोई हुई थी कि उसने सामने देखा ही नहीं था। पर वो जिससे टकराई थी वो उसका हाथ पकड़कर फिक्र के साथ कहती है, फलक तुम ठीक तो हो ना? और तुम तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने गई थी, फिर उस कॉरिडोर से क्यों आ रही हो? ये दानीन थी, जिसकी आवाज़ सुनकर फलक तुरंत नजरें उठाकर उसे देखती है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो बस मेरे डैड का फ़ोन आ गया था तो उनसे बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर अजलान सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, अच्छा खैर चलो अब क्लास का वक्त हो रहा है। वैसे भी तुम्हें पता चला, मैंने अभी नोटिस बोर्ड पर देखा, 2 दिन बाद हमारा टेस्ट है और इस टेस्ट के मार्क्स फाइनल्स में ऐड होंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ। पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, वो भी 2 दिन में। चलो तुम मिली हो तो साथ में बैठकर पढ़ाई करते हैं। वैसे भी आज एक ही लेक्चर है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर लाइब्रेरी चलेंगे। ठीक है। लेकिन फलक का जवाब कुछ और ही था। उसने दानीन की बात जैसे कुछ सुनी ही नहीं थी, वो बेख्याली में ही बस हाँ में सिर हिला देती है। तो दानीन भी उसका हाथ पकड़कर लेक्चर हॉल की तरफ बढ़ जाती है। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी दोस्त पर क्या क़यामत गुजरी है अभी। एपिसोड 96। एक बड़ा सा मेंशन जिसके आगे नेम प्लेट लगी थी, दाऊद मेंशन। बाहर से दिखने में वो जितना खूबसूरत था, अंदर से दिखने में भी उतना ही लग्जरियस था। उसी मेंशन के कमरे में इनाया खिड़की के पास खड़ी गुस्से में बाहर देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी कुछ मिनटों बाद एक मुलाजिम अंदर आकर सिर झुकाते हुए कहती है, मैडम, बड़ी मैडम आपको नीचे खाने के लिए बुला रही है। उस मुलाजिम की बात सुनकर इनाया पलटकर गुस्से में उस पर अपना सारा गुस्सा उतारते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना खाना और तुम लोगों को कितनी बार बोला है मेरे कमरे में दाखिल मत हुआ करो। मुझे अपने कमरे में किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं है, समझ आए? इसलिए आज के बाद कभी भी मेरे कमरे में तुम सब में से कोई भी मुलाजिम कदम ना रखे तो बेहतर है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आए? अब दफा हो यहाँ से, उसने बेहद चिल्लाते हुए कहा था, जिस पर उसके सामने मौजूद मुलाजिम भी कुछ हद तक कांप गई थी और अपनी इस बेइज्जती पर उसकी आंखें नम भी हुई थी। तभी कमरे में एक करीब 40-45 साल की औरत दाखिल होती है और इनाया को गुस्से में डांटते हुए कहती है, ये क्या तरीका है इनाया? वो बड़ी है, तुमसे इस तरह बात की जाती है? यही तहजीब सिखाई है मैंने तुम्हें? तुम्हारे डैड के लाड प्यार ने तुम्हें किस हद तक बिगाड़ दिया है? मेरे कहने पर आई थी वो यहाँ तुम्हें नीचे खाने पर बुलाने और तुम तो जैसे तहजीब भूल ही चुकी हो। उस औरत की बात सुनकर इनाया नाराजगी से उस औरत को देखते हुए चिढ़कर कहती है, मॉम आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो कभी मैं अच्छी लग ही नहीं सकती, और यू नो व्हाट, मुझे आपकी नज़रों में अच्छा बनना ही नहीं है। ये मुलाजिम है, इन्हें सिर पर नहीं चिढ़ाया जाता, बल्कि इन्हें इनकी औकात वक्त वक्त पर दिखानी पड़ती है। पर नहीं, आपको तो सबकी नज़रों में महान बनना है, पर आई एम सॉरी, मैं आपकी तरह नहीं बन सकती और ना ही बनना चाहती हूँ। इसलिए आप अपने तरीके से रिस्पेक्टफुली इन सबको समझा दीजिए कि ये मेरे कमरे में ना आए, और आज के बाद किसी भी मुलाजिम को मेरे कमरे में मत भेजा कीजिए। मुझे अपने कमरे में किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं है। उसने बेहद गुरूर और घमंड से कहा था, जिस पे उसकी मॉम यानी कि मिसेज दाऊद एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए कहती है, इनाया बेटा, ये भी इंसान है, इंसान चाहे कितनी भी कामयाबी पर क्यों ना हो, पर उसे अपनी शख्सियत हमेशा नर्म रखनी चाहिए। इस तरह गुरूर से कुछ नहीं होता। अगर तुम प्यार से बात करोगी तो लोग तुम्हें इज्जत से देखेंगे, वरना बाहरी तौर पर तो वो तुम्हें इज्जत दे देंगे, पर उनके दिल में तुम्हारे लिए हमेशा नाराजगी और नफरत ही रह जाएगी। कितनी बार समझाया है मैंने तुमसे, इस तरह गुस्सा मत किया करो, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता है। थक गई हूँ मैं तुम्हारे इस रवैये से। अल्लाह का खौफ खाओ, मुझे डर लगता है कि जब मैं खुदा को अपना चेहरा दिखाऊंगी तो तुम्हारी तरबियत इस तरह करने पर ना जाने कौन सी सजा सुनाएगा वो मुझे। उन्होंने अपनी बात बेहद संजीदगी से कही थी, वो अपनी बेटी के रवैये से वाकिफ थी। दाऊद साहब की हर वक्त की तवज्जो ने उसे बिगाड़ दिया था, इसलिए उसे मामूली लोग तो सड़क पर चलते कीड़े मकोड़ों से भी कमतर लगते थे। अभी भी अपनी मॉम के समझाने पर वो चिढ़ते हुए नजरें फेर कर कहती है, मॉम, मुझे आपका लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बताए डैड आए कि नहीं, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर कुछ पल तो मिसेज दाऊद नागवारी से उसे देखती है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे डैड आ गए और फिलहाल स्टडी रूम में मौजूद हैं।
अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो जाकर मिल लो और फिर अपने डैड के साथ डिनर पर आओ। खाना लग चुका है और इस तरह खाना लगने के बाद देर करना नाशुक्री होती है। इतना कहकर वो उस मुलाजिम को भी अपने साथ चलने का इशारा करते हुए वहां से चली जाती है। वही उनके जानते ही इनाया भी तुरंत वहां से भागते हुए दाऊद साहब की स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो स्टडी रूम में पहुंचती है तो उसकी नज़र दाऊद साहब पर जाती है, जो कुछ फाइलों में मशरूफ वहीं लगे सोफे पर बैठे लगातार अलग अलग फाइलों के पन्ने पलट रहे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखों में कुछ नमी आती है और वो भागते हुए उनके पास जाकर उनके गले लगते हुए कहती है, डैड, आपने उससे बात करने की कोशिश की? उसके सवाल पर और उसके अचानक से गले लगाने पर कुछ पल को तो मिस्टर दाऊद भी जरा परेशान हुए थे, पर फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे खुद से हल्का सा दूर कर कर कहते हैं, मैंने बात करने की कोशिश की थी पर फोन लगा नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उससे जाकर बात करूंगा। मेरी बेटी को मैंने आज तक हर वो चीज़ दी है जिसकी उसने ख्वाहिश की है, तो इस बार मैं कैसे चूक सकता हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो वो तुम्हारा ही होगा। एक बार उससे बात कर लूँ, फिर उसके घर वालों से बात कर कर तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दूंगा। उसके बाद जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर निकाह कर लेना, ठीक है? उनकी बात सुनकर इनाया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और उनसे हल्का सा दूर होते हुए वैसे ही मुस्कुराकर कहती है, पक्का ना डैड, वो मान जाएगा ना मुझसे शादी करने के लिए? आप उसे मना लोगे ना? आप जानते हो ना मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, उसके बिना मैं पागल हो जाऊंगी। पर मुझे पता है आप उसे मना लोगे, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड जो आप सब कर सकते हो। इतना कहकर वो दोबारा उसके गले लग जाती है। वहीं मिस्टर दाऊद भी उसका माथा हल्का सा चूमते हुए कहते हैं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बेटी जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है, तो अब जब तुमने अजलान को अपने लिए पसंद किया है तो उसे भी तुम्हारा ही होना है। और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो, वेल एजुकेटेड, वेल सेटेड, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, उसके पास तो मुझे चेक करने के कोई रीजंस है ही नहीं। इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं सब हाथ निकल लूंगा। फिलहाल जाओ, डाइनिंग टेबल पर बैठो, अभी अभी आता हूँ। उनकी बात सुनकर इनाया भी उनसे हल्का सा दूर होकर हाँ में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। वो वही उसके जाते ही मिस्टर दाऊद जो अभी तक शांत थे उनका चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। उन्होंने इनाया से वादा तो कर दिया था पर वो भी नहीं जानते थे कि वो कैसे इस वादे को पूरा करेंगे। अजलान शरियाज का ओहदा उनसे भी कई हद तक ज्यादा था, उसे अपनी बेटी से शादी के लिए कन्विंस करना उनके लिए लगभग नामुमकिन ही था। पर फिर भी अपनी भूल से बेटी के लिए वो गांठों पर चलने तक को तैयार थे और हो भी क्यों ना, इनाया उनकी जिंदगी थी, उनका गुरूर, उनका सुकून। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते थे और वो यही करने वाले थे। एपिसोड 96। इसी बीच 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वक्त ने जैसे एक अजीब सी तेज रफ्तार पकड़ ली थी। इस बीच फलक और दानीन पूरी तरह पढ़ाई में डूबे हुए थे, क्योंकि 2 दिन बाद जो टेस्ट था वो बहुत जरूरी था। हालांकि दानीन ने ये चीज़ नोटिस की थी कि फलक काफ़ी डिस्टर्ब है और उसने काफ़ी बार उससे बात करने की कोशिश भी की, पर उसका एक ही जवाब रहता था कि वो टेस्ट की वजह से परेशान है। दानीन जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी उसने सोचा कि उसे शायद थोड़े वक्त की ज़रूरत है, इसलिए वो टेस्ट के बाद आराम से उससे बात करेगी। दोनों ही पढ़ाई में जैसे जुट गए थे, वक्त कम था और सिलेबस ऐसा जैसे खत्म ही ना हो। अब एमबीबीएस के बाद मेडिकल की आगे की पढ़ाई भी कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। एमबीबीएस के वक्त भी पढ़ाई मुश्किल ही होती है और उसके बाद और मुश्किल होती चली जाती है। खैर दोनों ने जितना हो सका उतनी कोशिश की। आज दोनों का ही टेस्ट था, इसलिए दोनों ही तैयार होकर जल्दी ही क्लास के लिए निकल गए थे और वक्त पर अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठकर पेपर शुरू होने का इंतजार कर रही थी, जिसमें अभी भी 20 मिनट थे। वहीं क्लास की थोड़ी दूर इनाया खड़ी थी, उसके सामने एक लड़की मौजूद थी जो जरा घबराते हुए इनाया से कहती है, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। इनाया, पक्का मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी ना? मेरी डिग्री पर तो कोई सवाल नहीं होगा ना? देखो मैं तुम्हारे कहने पर यह काम करने को तैयार हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर इनाया उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। रूबी, बस जो मैंने कहा है वो करना और बदले में मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप पक्का डन करवा दूंगी। बस तुम्हें मेरा काम करना है, समझ आए? उसकी बात सुनकर रूबी भी हाँ में सिर हिलाती है और कुछ सोचते हुए कहती है, तुम पक्का मेरी स्कॉलरशिप लगवा दोगी ना? देखो मेरे लिए मेरी स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है। अपनी स्कॉलरशिप के लिए ही तो मैं ये काम करने को भी तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर इनाया उसे आश्वासन देते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मेरा काम करवाओगी तो मैं भी तुम्हारा काम करवाऊंगी। भूलो मत, मेरे डैड कौन है, वो कुछ भी कर सकते हैं और फिर अजलान भी मेरे फैमिली फ्रेंड है। यहाँ तक कि हमारी तो बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। बहुत अच्छे रिलेशंस हैं मेरे उसके साथ, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी स्कॉलरशिप लगवाने का काम मेरा, पर तुम्हें मेरा काम करना है, समझ आई? उसकी बात सुनकर वो भी हाँ में सिर हिलाती है और खुद क्लास की तरफ चली जाती है। वहीं उसे जाता देख इनाया अजीब तरह से मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, मैं चाहती नहीं थी दानीन कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो, पर क्या करूं?
तुम फिर एक बार मेरे और मेरी चाहत के बीच में आ गई हो। जैसे पिछली बार तुम्हें स्कूल से निकलवाया था, इस बार तुम्हें इस कॉलेज से निकलवाऊंगी। मुझे माफ करना, पर मुझे अज़लान और मेरे बीच कोई बर्दाश्त नहीं। इतना कहकर वो खुद भी एक गहरी सांस लेकर क्लास की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद थे टेस्ट के लिए, और उन्हीं के साथ मौजूद थे डॉक्टर श्रीकांत, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी थे और मिजाज के बेहद सख्त। पूरे डिपार्टमेंट में उनकी सख्ती के किस्से फेमस थे। उन्हें कोई भी गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और उनके सख्त मिजाज के और उम्रदराज ऑरा की वजह से बच्चे उनसे काफ़ी डरते भी थे। वो सभी बच्चों को ठीक से बैठा देख खुद टेस्ट पेपर्स का बंडल अपने हाथ में उठाते हैं और एक एक कर सभी बच्चों को वो टेस्ट पेपर बांटने लगते हैं, और साथ ही साथ बेहद सख्त आवाज़ में कहते हैं, ये टेस्ट आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके नंबर्स फाइनल्स में भी जुड़ेंगे और आपके प्रैक्टिकल में भी आपको मदद करेंगे। पर याद रहे, इस बीच मुझे किसी भी तरह की बदतमीजी या दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सभी बच्चे अगर अपना टेस्ट चुपचाप देंगे तो उनके लिए बेहतर ही होगी, वरना अगर आपने किसी भी तरह की बदसलूकी की तो आपको प्रैक्टिकल्स में ना तो बैठने दिया जाएगा और ना ही फाइनल्स में आपके नंबर ऐड होंगे। इतना कहकर वो सख्ती से सबको देखते हैं तो सभी बच्चे चुपचाप अपना सिर झुका लेते हैं, और कुछ ही देर में वो सभी बच्चों को टेस्ट पेपर बांटकर खुद अपने चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं, और इसी के साथ सभी बच्चे अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। दानीन जब क्वेश्चन पेपर देखती है तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो उसे नहीं आता हो, और पेपर देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि यकीनन ये पेपर अजलान ने सेट नहीं किया, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो आधे क्वेश्चन से ज़्यादा का जवाब तो किसी को पता ही नहीं होता था। वो एक लंबी सांस लेकर अपने हाथ आंसर शीट पर चलाना शुरू कर देती है। वक्त कम था और क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा लंबा था। वहीं उसके ठीक पीछे रोल नंबर के हिसाब से रूबी बैठी थी, जिसका ध्यान खुद के पेपर में कम और दानीन की तरफ ज़्यादा था। पेपर सॉल्व करते ही वो एक नज़र इनाया की तरफ देखती है, तो इनाया उसे दानीन की तरफ देखकर कोई इशारा करती है, जिसे समझते हुए वो आहिस्ता से अपना सिर हाँ में हिला देती है और खुद भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगती है। इसी बीच 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, पर तभी डॉक्टर श्रीकांत के पैर के पास एक पर्ची आकर गिरती है, जिसे देखकर वो उसे उठाते हैं, और जैसे ही उनकी नज़र उस पर्ची के अंदर लिखे शब्दों पर जाती है उनका चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है, और वो अपनी चेयर से उठकर सभी बच्चों को देखते हुए ज़रा गुस्से में कहते हैं, ये किसकी चिट है? किसमें इतनी हिम्मत है जो मेडिकल क्लास में बैठकर चीटिंग कर रहा है? अपने आप खड़े हो जाओ, वरना अगर मैं जांच पड़ताल पर आया तो तुम लोगों का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को मेडिकल जैसी फील्ड में होकर चीटिंग करना? शेम ऑन योर सेल्फ। कल को जाकर तुम्हें लोगों की जिंदगियां बचानी है, वहाँ क्या करोगे तुम? जिसने भी चीटिंग की है वो अपने आप चुपचाप खड़ा हो जाए, वरना मैं क्या करूँगा इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते वक्त उनकी आवाज़ बेहद सख्त थी। वही सब बच्चे जिनके हाथ अपनी आंसर शीट को लिखने में बिजी थे उनकी आवाज़ सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनकी क्लास में चीटिंग करने की हिम्मत किसकी थी? ये बात सबको हैरानी और परेशानी में डाल रही थी। पर सबको यूं खामोश देखकर श्रीकांत सर सबको घूरते हुए फिर से कहते हैं, मुझे लगता है तुम लोगों को जवाब देने में दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लूँगा। वो एक एक कर सभी स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और उनके आंसर शीट में लिखी हैंडराइटिंग और उस शीट में लिखी हैंडराइटिंग से मैच करने लगते हैं। वही दानीन अभी भी अपना पेपर लिखने में बिजी थी। उसके पास इतना वक्त नहीं था जब वो सर का अपनी तरफ आने का इंतजार कर सके, इसलिए वो बिना वक्त जाया किए मुसलसल आंसर्स लिखे जा रही थी। तभी डॉक्टर श्रीकांत उनकी बेंच के पास आते हैं और उस चीट से उसकी हैंडराइटिंग मैच करने लगते हैं, और जैसे जैसे उनकी नज़र दानीन के आंसर शीट पर जा रही थी उनका चेहरा अपने आप सख्त होता जा रहा था। अगले ही पल उसकी हैंडराइटिंग मैच हो जाती है और वो गुस्से में दानीन की मार्क्स शीट को बेंच पर पटकते हुए उस पर चिल्लाकर कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दानीन। आई कांट बिलीव दिस। तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी चीटिंग जैसी चीज़ों पर बिलीव करती है। अभी तक मुझे लगता था कि तुम एक ब्रिलियंट डॉक्टर बनने के काबिल हो, पर अब लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम यहाँ बैठकर अब क्लासेज अटेंड करो। तुम्हें तो धक्के मारकर इस यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए था। हाउ डरे यू टू चीट इन माई क्लास? यही चीटिंग कर तुमने एंट्रेंस की एग्जाम टॉप किया था क्या? दिस इज टू रिडिक्यूलस। यू हैव डिसअपॉइंटेड मी टुडे। उन्होंने इतने गुस्से में कहा था कि क्लास में मौजूद हर बच्चा एक पल को तो कांप गया था। वही दानीन वो हैरानी से अपने सामने मौजूद डॉक्टर श्रीकांत को देख रही थी, जिनकी आंखों में उसके लिए बेहद नफरत और गुस्सा था, जिसकी वजह उसे नहीं पता थी। इसलिए वो नासमझी में उन्हें देखते हुए कहती है, सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर श्रीकांत गुस्से में उस चीट को उसकी बेंच पर पटकते हुए कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? रियली स्टॉप एक्टिंग नाउ डॉक्टर दानिन। ओह सॉरी, यू आर नॉट इवन डॉक्टर, यू कांट डिजर्व दिस टाइटल। मेरी क्लास में इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट में तुम चीटिंग कर रही हो और पकड़ने जाने पर कह रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सीरियसली, इस चीट में लिखी जो राइटिंग है वो तुम्हारी है या नहीं? तुम खुद बताओ। उनकी बात सुनकर दानिन नासमझी में और हैरानी से उन्हें देखती है।
पर फिर जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने मौजूद उस चीट पर जाती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये उसी की हैंडराइटिंग थी, यहाँ तक कि ये पेपर उसने ही लिखा था, पर ये तो उसके नोट्स की कॉपी थी जो उसने अपनी क्लासमेट को दिए थे लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए। पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उसे अचानक से कुछ समझ आता है। वो अपनी जगह से खड़ी होकर अपने पीछे बैठी रूबी की तरफ देखते हुए कहती है, सर ये लिखा मैंने जरूर है, पर ये मेरे नोट्स की कॉपी है जो मैंने रूबी को दी थी। रूबी तुम बताओ, मैंने तुम्हें कॉपी दी थी ना? उसकी बात सुनकर रूबी जो दानीन को ही देख रही थी अपनी जगह से खड़े होकर एक नज़र उसे देखकर डॉक्टर श्रीकांत की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं सर, उसने मुझे कोई कॉपी नहीं दी। मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी और के नोट्स की क्या ज़रूरत है? उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से उसे देखती है। उसे अच्छे से याद है 2 दिन पहले जब उन सबको टेस्ट के बारे में पता चला था तब रूबी उसके पास आई थी और उसने साफ साफ अल्फाजों में कहा था कि कैसे वो 2 दिन तक क्लास नहीं ले पाई थी और उसे लास्ट टाइम के नोट्स चाहिए, और दानीन ने भी बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने नोट्स की कॉपी दे दी थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी नेकी उसके लिए इतना बड़ा अजाब बन जाएगी। वो अभी हैरानी से अपनी आंखों में तकलीफ और बेयकीनी लिए अपने सामने मौजूद रूबी को देख रही थी जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं थी शायद दानीन से नज़रें मिलाने की। तभी डॉक्टर श्रीकांत की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में पड़ती है, जो सख्ती से उसे देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना गिर सकती हो। कुछ वक्त पहले तक मेरे लिए तुम एक आइडियल स्टूडेंट थी जो ना सिर्फ इतनी इंटेलिजेंट है बल्कि इतनी हार्डवर्किंग भी है। पर अब लगता है जैसे वो सब कुछ झूठ था। पर अब तुम्हें कुछ समझाने की मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम्हें समझना होता तो तुम पहले ही समझ लेती। पर नहीं, तुम तो एक चीटर हो और एक चीटर कभी डॉक्टर बनने लायक नहीं होता। आई कांट बिलीव इट कि तुम जैसे स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरों के हार्डवर्क को बर्बाद करते हैं। फिलहाल तुम चुपचाप मेरे साथ डीन के ऑफिस चलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम डिजर्व करती हो इस IMT में रहना। उनकी बात सुनकर दानीन जो अभी तक होश में नहीं थी हैरानी से उनकी तरफ देखती है। उसकी आंखों के सामने उसका ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था, जैसे आज कोई उसकी मेहनत पर सवाल उठा रहा था। उसे आज भी याद है उसने कितनी मेहनत की थी इस IMT के एंट्रेंस को क्लियर करने में, ना जाने कितनी रात वो सोई नहीं थी ठीक से, खाना पीना किसी चीज़ का होश कहाँ था। उसे सिर्फ इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और उसे वो उसकी मेहनत पर मिला भी। उसने ना सिर्फ एडमिशन हासिल कर एक सीट अपने नाम की बल्कि एंट्रेंस टॉप भी किया, और आज यहाँ मौजूद लोग उस पर सवाल उठा रहे थे, उसकी मेहनत पर सवाल उठा रहे थे, उसके ख्वाब पर सवाल उठा रहे थे कि इतनी जालिम होती है दुनिया शायद। हाँ, एक बार फिर उसे माजी की कुछ चीज़ें याद आई। वो पहले भी इसी तरह बेइज्जत होकर निकाली गई थी, तब भी उसकी गलती नहीं थी और आज भी उसकी गलती नहीं है। अनाया ही उसकी नज़रें वही मौजूद इनाया पर जाती है जो एकटक उसे देख रही थी, और उससे नज़रें मिलते ही दानीन को सब समझ आ जाता है। उसकी आंखों के सामने से धुंध हट चुकी थी, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। उसे पता था ये सब कुछ किसने किया है। वो नम आंखों से इनाया को देख रही थी, वही इनाया। वो तुरंत उससे नज़रें फेर लेती है, पर क्या वो बिना एक बार कोशिश किए अपने कदम पीछे ले ले? नहीं, दानीन ऐसी तो नहीं थी। कम से कम यही सोचते हुए वो डॉक्टर श्रीकांत की तरफ देखकर अपनी उन्हीं नम आंखों से बेचारगी में कहती है, सर ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे जानते हैं। मेरे करियर के बारे में मेरी नॉलेज, मेरी मेहनत, सब कुछ आपने देखी है। सब कुछ एक झूठ तो नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। मैंने चीटिंग नहीं की और ये आंसर जो इसमें लिखे हैं वो तो क्वेश्चन पेपर में एग्जिट भी नहीं करते। मुझे पता है कि आप अपनी जगह शायद ठीक हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने चीटिंग नहीं की। ये आंसर्स मैंने लिखे हैं, लेकिन ये मेरे नोट्स का हिस्सा है। कम से कम एक बार तो मुझे खुद को समझाने का मौका दीजिए। आप इस तरह मेरा करियर बर्बाद करने पर नहीं उतारू हो सकते। आपको पता है डीन तक ये कंप्लेंट गई तो मुझे पहली फुर्सत पे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मेडिकल फील्ड में चीटिंग एग्जिट नहीं करती और मैंने चीटिंग की भी नहीं है। आप मेरे हार्डवर्क को इस तरह बर्बाद। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर श्रीकांत एक बार फिर गुस्से में कहते हैं, मैंने कहा मेरे साथ डीन ऑफिस चलिए मिस दानीन राइट नाउ, अदरवाइज आई विल टेक सीरियस एक्शंस अबाउट यू। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं और दानीन वो अभी भी इल्जामों से घिरी खड़ी थी। एपिसोड 98। दानीन डीन के ऑफिस में खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था और वो अपने विचारों में खोई हुई थी। वो जानती थी कि उस पर क्या बीत रहा था, लेकिन वो किसी को नहीं बता सकती थी। उसके दिमाग में एक बार फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी जो उसने सोचा था कि वो शायद भूल चुकी है। वो महसूस कर रही थी कि उसका माजी एक बार फिर से उसके आज के सामने आ गया है और वो नहीं जानती थी कि वो इससे कैसे निपटेगी। दानीन की जिंदगी में कुछ यादें ऐसी थीं जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाई थी। वही यादें जो उसके माजी में छिपी थीं अब उसके आज में आ गई थी। वही इल्जाम, वही आरोप, वही दर्दनाक यादें जो उसने सोचा था कि वह भूल चुकी है, अब फिर से उसके सामने आ गई थी। वो डीन के कैबिन में खड़ी थी, सिर झुकाए, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वो जानती थी कि उसके हक में कोई नहीं लड़ेगा, जैसे पहले कभी कोई नहीं लड़ा था। उसके सामने डॉक्टर श्रीकांत और मिस्टर दाऊद बैठे थे, जो अभी कुछ 15 मिनट पहले ही वहां आए थे। उन्होंने दानीन का चेहरा तो नहीं देखा था, पर उन्हें इतना जरूर समझ आ गया था कि ये वही दानीन है जिसने अजलान को सर्जरी में असिस्ट किया था, और उन्हें लगता था कि दानीन ने उनकी बेटी की जगह ली है।
वही मिस्टर प्रताप जो डीन थे दानीन को सख्ती से देखते हुए कहते हैं, तुम हमारी मेरिट टॉपर थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी चीटिंग जैसा क्राइम कर सकती है। पर अब तो लग रहा है कि पहले भी मेरिट लिस्ट में ना जाने तुमने कौन सी चीटिंग की होगी। नोबडी कैन ट्रस्ट यू नाउ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो हमारे कॉलेज की प्राइड थी, हमारा फ्यूचर थी, वो इस तरीके से धोखाधड़ी कर सकती है। तुम्हें अंदाजा भी है मेडिकल में चीटिंग की क्या सजा है? यू कैन इवन गो टू जेल। तुम्हारा पूरा करियर तो बर्बाद होगा ही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। दानी ने आहिस्ता से अपना सिर उठाकर मिस्टर प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैंने पहले भी कहा है कि मैंने चीटिंग नहीं की और मैं दोबारा ये बात कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी मकाम पर पहुंचने के लिए चीटिंग या किसी भी गलत चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि ये मेरी काबिलियत है, न सिर्फ एग्जाम्स में बल्कि प्रैक्टिकल्स में, प्रोजेक्ट में, असाइनमेंट में, केस स्टडीज़ में, हर चीज़ में मैं आगे रही हूँ। इनसेस तो शायद मैं चीटिंग कर सकती हूँ, पर मेरी नॉलेज, वो मैं कहाँ से चीटिंग करूँगी? मेरे केसेज जिन पे मैंने डील किया है, वो तो मैं चीटिंग नहीं कर सकती ना। लेकिन शायद आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। कितनी अजीब बात है ना, आप सब बिना मेरी बात सुने, बिना किसी के, बिना कुछ समझे मुझ पर सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं और मुझे इस घटरी में खड़ा कर दिया है, ये जानते हुए भी कि आपका एक गलत डिसीजन मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसकी आवाज़ में बगावत थी जिसे साफ समझा जा सकता था। वही मिस्टर दाऊद दानीन की तरफ हैरानी से देख रहे थे, जैसे कि वो उसे जानते हों, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों वो उन्हें जानी पहचानी लग रही हैं। दानीन की आवाज़ में एक बगावत थी और एक सच्चाई भी, जिसे कोई भी महसूस कर सकता था। उसकी तेज आवाज़ देखकर डॉक्टर श्रीकांत मिस्टर प्रताप से कहते हैं, सर, वो चिट इनके पास थी, उस पर हैंडराइटिंग इनकी थी। इससे साफ पता चलता है कि यह चीटिंग में शामिल है। हमें एक फैसला लेना होगा। चाहे ये कुछ भी दलील दे, लेकिन जो गुनाह ये कर चुकी है, वह माफ़ी का हकदार नहीं है। अगर कोई और सब्जेक्ट होता तो चीटिंग शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेडिकल फील्ड में चीटिंग की सज़ा हिंदुस्तान के कानून में जेल की सलाखें हैं। हम इस चीज़ को इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कल को अगर ऐसे स्टूडेंट्स के हाथों में इम्पॉर्टेंट केस जाएंगे तो मासूम लोगों की तो जान ही जाएगी। मुझे लगता है कि इसे SIMT से निकाल देना चाहिए। इस तरह के स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज पर कलंक हैं। उनकी बात सुनकर मिस्टर दाऊद ने भी मिस्टर प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, मैं डॉक्टर श्रीकांत से बिल्कुल सहमत हूँ। मिस्टर प्रताप, चीटिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, खासकर मेडिकल फील्ड में। कल को अगर इन बच्चों से कोई बड़ी गलती हो गई तो हमारे कॉलेज पर इल्जाम उठेगा, क्योंकि इनकी बुनियाद तो हम खड़ी कर रहे हैं। फिर थोड़ा रुककर वो आगे कहते हैं, एक्सपीरियंस चीज़ें सिखाता है, पर बेसिक चीज़ें तो तालीम ही हासिल करवाती है। जब इनकी तालीम ही खोखली होगी तो कल को जाकर ये न सिर्फ मासूमों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे, बल्कि हमारा भी नाम खराब करेंगे। और सबसे अच्छी सज़ा तो यही होगी कि इन्हें इस कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाए। वैसे भी जो लोग अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले सकते, वो डॉक्टर बनना रिजर्व करते ही नहीं हैं। उनकी बात सुनकर मिस्टर प्रताप जरा सोचते हुए कहते हैं, वो डॉक्टर अजलान की स्टूडेंट है। मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ भी पूछे बिना हमें फैसला लेना चाहिए। आफ्टर ऑल, यू नो हिज बिहेवियर, ही रियली हैज़ वेरी बैड एंगर इश्यूज। अगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आई तो आप जानते हैं क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मिस्टर दाऊद ने जरा चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर प्रताप, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी एक ट्रस्टी हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ। और वैसे भी अजलान यहाँ का ट्रस्टी नहीं है, उसके बड़े पापा हैं और वो मेरे फ्रेंड हैं। मेरे पास उम्र का तजुर्बा है, मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझता हूँ। एंड आई रियली डोंट थिंक ही विल हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। वो तो खुद गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। उसकी आइडियोलॉजी है दैट डॉक्टर्स कांट मेक मिस्टेक्स, और यहाँ तो उनकी स्टूडेंट ने क्राइम किया है। इफ़ ही गेट टू नो अबाउट दिस, आई डोंट नो व्हाट विल ही डू विद दिस लिटिल गर्ल। तो इससे बेहतर यही है कि हम खुद ही इसे निकाल दें। कम से कम अजलान के गुस्से से तो बचेगी। और वैसे भी अजलान का गुस्सा किसी भी जेल से ज़्यादा खतरनाक है। मिस्टर दाऊद ने दानीन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह दानीन को SIMT से बाहर निकालने के लिए उत्सुक थे। उन्हें लगता था कि दानीन चीटिंग में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लगता था कि दानीन बहुत ही शार्प माइंडेड है और वह इनाया के करियर के आगे आ सकती है। मिस्टर दाऊद को अपनी बेटी इनाया के करियर की चिंता थी और वह दानीन को SIMT से बाहर निकालने के लिए तैयार थे। उन्हें लगता था कि यह उनके लिए एक अच्छा मौका है और वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दानीन की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो सिर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। क्यों लोग उस पर बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे थे? क्यों वह हमेशा आखिर में छोड़ दी जाती थी? क्यों उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी? वो सोच रही थी कि क्या कमज़ोर होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या वह अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी? लेकिन वह जानती थी कि उसकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं हो सकती कि लोग उस पर ध्यान दें। उसका मसला यह नहीं था कि उसे निकाला जाएगा, बल्कि यह था कि उस पर लगा इल्जाम उसके किरदार को छन्नी कर रहा था।
वो जानती थी कि उसने कभी किसी गुनाह का तसव्वुर तक नहीं किया था। उसने तो कभी किसी से ऐसा कोई अल्फाज तक नहीं कहा था जो सामने वाले के दिल में तकलीफ या दर्द का बासित बने। दानीन की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो अपने अतीत की यादों में खोई थी। उसे लगता था कि तालीम हासिल करने से लोग उसे समझेंगे, उसे सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह फिर से उसी जगह खड़ी थी जहां कुछ साल पहले खड़ी हुई थी, जहां उसे लगता था कि वह अकेली है, जहां उसे लगता था कि उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। वह सोच रही थी कि क्या वह कभी भी अपनी आवाज उठा पाएगी, क्या वो कभी भी अपने हक के लिए लड़ पाएगी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी बार अपना सिर उठाकर मिस्टर प्रताप को देखा, जो डीन की चेयर पर बैठे थे। वो उम्मीद से भर गई, शायद मिस्टर प्रताप उसे समझेंगे, शायद वो उसकी बात सुनेंगे। वो नम आंखों से मिस्टर प्रताप को देखते हुए कहती है, सर, मैंने चीटिंग नहीं की। मैं कुछ भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं चीटर नहीं हो सकती। आप आज मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाए हैं वो मेरी शख्सियत पर लगे हैं, मेरे किरदार पर, मेरी तरबियत पर, जो मेरी माँ ने की है। आपने उनकी तरबियत पर सवाल उठाया है। वो एक पल रुककर अपनी आवाज में एक नई बगावत के साथ कहती है, अगर मुझे चीटिंग करनी होती तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, कम से कम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि अपनी ही हैंडराइटिंग में चिट्स बनाऊँ, और जो सवाल उस चिट्स में थे वो सवाल तो क्वेश्चन पेपर में थे भी नहीं। वो आगे कहती है, मेरी नॉलेज से आप सब वाकिफ़ हैं। जो कि स्टडीज़ मैंने किए हैं उसमें चीटिंग का सवाल पैदा ही नहीं होता। मुझे पता है कि मैंने चीटिंग की है या नहीं। मुझे यहाँ किसी को भी कोई गवाही नहीं देनी, क्योंकि मुझे पता है मेरी गवाही का आप सब पर कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि आप सब अपने जहन में मेरी एक इमेज बना चुके हैं जो शायद चेंज नहीं हो सकती। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं चेंज करना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग मेरे नज़रिए में इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जानते हैं क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि आप लोग सही गलत ना समझना चाहते हैं और ना ही देखना चाहते हैं। और अभी क्या कहा आपने कि मेरी वजह से मासूमों की जान जाएगी क्योंकि मैं एक चीटर हूँ? बट ट्रस्ट मी, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर इतनी डिस्गस्टिंग है कि बिना कुछ जाने समझे आप मुझ पर ना सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं बल्कि मुझे कॉलेज से भी निकाल रहे हैं। ग्रेट, हाउ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू। और हाँ, मुझे एसआईएमटी की ज़रूरत नहीं है। एसआईएमटी को अच्छे रिजल्ट के लिए मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि दानीन में इतनी काबिलियत है कि अपॉर्चुनिटी ना मिलने पर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। इतना कहकर वो मिस्टर श्रीकांत की तरफ देखते हुए कहती है, आप कुछ वक्त पहले तक मुझे आइडियल लगते थे। आप एनाटॉमी पढ़ाते थे तो सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा लगता था, पर मुझे नहीं पता था कि एनाटॉमी पढ़ाते पढ़ाते मुर्दाओं के साथ काम करते करते आप ये भूल जाएंगे कि एक जिंदा दिमाग किस तरह फैसले लेता है। आपके कदमों में वो चिट पड़ी थी, वो चिट मेरे पास नहीं थी, सिर्फ उस पर मेरी हैंडराइटिंग थी। इस बेसिस पर आप मुझे कॉलेज से निकालने की बात कर रहे हैं। आपने कहा था ना कि आई हैव डिसअपॉइंटेड यू। No sir, not me today. You have disappointed me and not just you. The whole management has disappointed me. फिर एक पल रुककर वो आगे कहती है, ये कॉलेज क्या आप सब मुझे डिजर्व नहीं करते? मुझ जैसी टॉपर, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, प्रैक्टिकल पर्सन आप में से कोई डिजर्व नहीं करता। आप सब वही डिजर्व करते हैं जो किताबें रटकर यहाँ तक पहुँचते हैं या फिर अपने बाप की कमाई तक यहाँ पर पहुँचते हैं। मुझ जैसा हार्डवर्किंग शख्स एसआईएमटी डिजर्व ही नहीं करता। सुना आपने? अगर आपको मुझे निकालना है तो निकाल दीजिए, मैं परवाह नहीं करती। मैंने चीटिंग नहीं की, ये मैं जानती हूँ, पर आप ये जाने या ना जाने इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दानीन की आवाज में एक बगावत थी, एक गुस्सा, एक अजीब सी जिद जिससे वहां मौजूद हर शख्स वाकिफ हो चुका था। वो कोई आम लड़की लग ही नहीं रही थी, उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, ना अपना करियर खोने का खौफ, ना एसआईएमटी से निकाले जाने का खौफ। मिस्टर प्रताप उसके इस गुस्से और बगावत को देखकर जरा चिढ़ जाते हैं। ये उनके लिए उनकी बेइज्जती जैसा था। वो अपने सामने देख गुस्से में सख्ती से कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं है तो हमें भी तुम्हें यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। तुम जैसी चीटर एसआईएमटी में रहना डिजर्व ही नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त एसआईएमटी से एक्सपेल करता हूँ। आई एम एक्सपेलिंग यू मिस दानीन। मिस्टर प्रताप की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक से डीन ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक सख्त आवाज वहां गूंजती है, नॉट विदाउट माई परमिशन मिस्टर प्रताप। यह आवाज सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां अजलान खड़ा था जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी। एपिसोड 99। डीन ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा अजलान एकटक गुस्से में मिस्टर प्रताप, डॉक्टर श्रीकांत और मिस्टर दाऊद को देख रहा था। हल्की स्काई ब्लू कलर की शर्ट और बेज कलर के पैंट्स में बिखरे हुए से बाल, चेहरे पर गुस्सा क्या लग रहा था वो वही उसकी मौजूदगी पर दानीन नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और जो आंसू वो अभी तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वो अचानक से तेजी से बहने लगते हैं। ना जाने क्यों अजलान को देखकर उसे हिम्मत मिल रही थी, जैसे उसके पास कोई अपना हो। वही अजलान जो गुस्से में सबको घूर रहा था। अचानक उसकी नजर दानीन पर जाती है और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका चेहरा बेहद ठंडा हो जाता है। इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो इस पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा देता।
पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। ईमान वाला बंदा जो था, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांधते हुए अंदर आता है और सबको एक नज़र देखकर डीन चेयर पर बैठे मिस्टर प्रताप की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बिना परमिशन के मेरी स्टूडेंट को डीन ऑफिस में कौन लाया? कैन आई आस्क इट? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मिस्टर प्रताप तक की रीढ़ की हड्डी एक पल को जैसे कांप गई थी। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अजलान को कोई जवाब दे सके। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि कहीं ना कहीं उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वहीं उनके जवाब न देने पर अजलान, जो अब तक अंदर आ गया था, उनकी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहता है, मैंने कुछ पूछा है? मेरी स्टूडेंट को बिना मेरी परमिशन के डीन ऑफिस लेकर कौन आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप सबको अंदाजा है ना ये कितना क्रिटिकल मैटर है? मेरी गैर मौजूदगी में मेरी स्टूडेंट को एक्सेल करने का डिसीजन लिया किसने? उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी और आंखें बिल्कुल सुर्ख। उसे इतने गुस्से में देखकर वहां मौजूद तीनों आदमी, जो कहने को तो उम्रदराज थे पर एक पल को कांप गए थे, वहीं मिस्टर दाऊद जो अभी भी वहीं चेयर पर बैठे थे, अजलान को इतने गुस्से में देखकर उसे समझाते हुए कहते हैं, अजलान, तुम्हारी स्टूडेंट ने चीटिंग की है। चीटिंग की सज़ा तुम जानते हो। वो तो शुक्र बनाओ कि हमने पुलिस को नहीं बुलाया। मेडिकल फील्ड में चीटिंग कितना बड़ा क्राइम है। यू नो अबाउट दैट? डॉक्टर श्रीकांत ने खुद उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा है। उनकी बात सुनकर अजलान, जो अभी तक मिस्टर प्रताप को घूर रहा था, उनकी बात सुनकर उनकी तरफ मुखातिब होता है और उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, ओ रियली? प्रश्नवाचक चिन्ह। लुक हु इज सेइंग। अब आप मुझे बताएंगे चीटिंग कितना बड़ा क्राइम है और किसने चीटिंग की है और किसने नहीं? लुक्स लाइक यू हैव फॉरगॉट हु आई एम। इट्स ओके, मैं खुद का तारुफ कराता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आजलन शेरियाज। इतना काफ़ी है शायद आपके जानने के लिए। मुझे क्राइम और मेडिकल फील्ड के बारे में आप ना बताएं तो बेहतर होगा। मेरा कंसर्न चीटिंग नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि मेरी स्टूडेंट को यहाँ लाकर बेइज्जत करने की हिम्मत किसने की? आप सब अपने स्टूपिड एलिगेशंस को लगाकर उसे इस तरह मेंटली असोल्ट कर रहे हैं। इसका क्राइम पता है आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मैंने आप पर चार्जेस लगाए, देन ट्रस्ट मी दिस होल यूनिवर्सिटी विल बी इन फायर अलॉन्ग विद यू ऑल। इतना कहकर वो मिस्टर दाऊद को एक नज़र और घूर कर देखता है, फिर डॉक्टर श्रीकांत की तरफ मुखातिब होकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, और आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वाकई आपने उसे चीटिंग करते देखा था? यस और नो? उसकी सख्त आवाज़ सुनकर एक पल को डॉक्टर श्रीकांत भी हड़बड़ा गए थे, पर फिर भी अपना ऑरा बरकरार रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहते हैं, हाँ, चीटिंग की है तुम्हारी स्टूडेंट ने, तुम मानो या ना मानो। इससे आगे वो कुछ कह पाते उससे पहले ही अजलान एक कदम और उनकी तरफ बढ़ाकर उन्हें गुस्से में घूरते हुए ही कहता है, मैंने पूछा आपने अपनी आंखों से उसे चीटिंग करते देखा या नहीं? यस और नो? उसकी आवाज़ इतनी इंटिमिडेटिंग थी कि डॉक्टर श्रीकांत खुद उसके ऑरा के आगे अपने आप को कमतर महसूस कर रहे थे। कहने को वो उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में उनसे ज़्यादा थे, पर फिर भी अजलान के बारे में कुछ तो ऐसा था कि वो किसी को भी इंटिमिडेट कर सकता था। वो ऑटोमेटिकली एक कदम पीछे लेते हुए अपनी आंखों में आई घबराहट को छुपाते हुए कहते हैं, चिट पर उसकी हैंडराइटिंग थी, इससे साफ पता चलता है कि चीटिंग की है उसने। उनकी बात सुनकर अजलान इस बार ज़रा तेज़ आवाज़ में कहता है, मैंने पूछा आपने अपनी आंखों से उसे चीटिंग करते देखा? यस और नो? मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आई नीड अ फुकिंग आंसर। यस और नो? टेल मी राइट नाउ। उसकी इतनी सख्त आवाज़ सुनकर डॉक्टर श्रीकांत अब और अपने डर को नहीं छुपा पाते और अपना सिर झुकाए नजरें फेरते हुए कहते हैं, नहीं, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हैंडराइटिंग तो उसकी ही थी। इससे आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही अजलान चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा, हैंडराइटिंग उसकी थी, इसका मतलब चीटिंग उसने की। जब आप किसी और की गवाही उसके सामने झूठी करार कर सकते हैं तो कम से कम एक बार ये भी तो सोच सकते थे कि क्या पता किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की हो। आई कांट बिलीव दिस। हाउ कैन समवन मेक यू फूल एट दिस एज? बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के आप लोगों ने ये फैसला ले लिया कि शी चीटेड इन एग्जाम, और इतना ही नहीं, आप लोग उसे एसआईएमटी से एक्सपेल करने वाले थे। फॉर गॉड सके, मुझे पहली बार इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। That I belong here, and one more thing, this hospital, this college and this university was made by my father। आप सब ने मेरे बाबा का नाम डुबाने की कोशिश की है। आजलन की आवाज़ में इतना एग्रेशन था कि वहां मौजूद सब कांप गए थे। डीन ऑफिस का टेम्परेचर जैसे एकदम से नीचे गिरा हो। उसने डॉक्टर श्रीकांत तक को आईना दिखा दिया था और अब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद उनसे एक गलती हुई है। वो खुद भी मेडिकल फील्ड को लेकर इतने समर्पित थे कि उन्हें कोई गलती बर्दाश्त ही नहीं थी, पर क्या इस बार वाकई उनसे भी गलती हो गई है? ये सवाल उनके जहन में आ चुका था। दानीन वही खड़ी नजरें उठाए आंखों में बेहद शिकायत लिए अजलान को देख रही थी। कितनी अजीब बात है ना, इन सबको उसने अपनी गवाही दी और किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, और वो एकलौता शख्स था जिसने उससे एक बार नहीं पूछा कि उसने चीटिंग की या नहीं। क्या उसके मन में दानीन को लेकर इतनी भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि वो कुछ गलत कर सकती है? इतना भरोसा कैसे कर सकता है वो उस पर? वो तो उसे जानता तक नहीं, या शायद जानता है। जिंदगी में पहली बार दानीन के लिए किसी ने स्टैंड लिया था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे माला और फलक के अलावा भी कोई उसका है। फलक के बाद पहली बार कोई था जिसने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। वो एक टक आंसुओं से भीगी अपनी आंखें लिए अजलान को देख रही थी, जो गुस्से में इस तरह नहाया हुआ था जैसे सब कुछ खत्म कर देगा।
वो कमजोर नहीं थी, अपने हक में आवाज उठा सकती है, पर एक बंदा कब तक अपनी आवाज उठाएगा। एक वक्त पर तो गला बैठ ही जाता है और जिंदगी भर अपने लिए आवाज उठाते उठाते अब तक उसका भी गला बैठ चुका था। उसके लिए उसकी इज्जत नब्ज बहुत जरूरी थी। अपने करियर से भी ज्यादा इस वक्त वो माला की तबीयत के लिए लड़ रही थी, पर वो उसके लिए लड़ रहा था और ये बात दानीन के लिए बहुत बड़ी थी। उसे पहली बार माला और फलक के अलावा किसी पर भरोसा हुआ था और उसे पता था कि यह भरोसा शायद कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अजलान शेरियाज था जो आज उसके लिए लड़ रहा था। वही मौजूद मिस्टर दाऊद जो अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, उन्हें अजलान का दानीन के लिए स्टैंड लेना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़े होकर जरा नाराजगी से अजलान की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है अजलान? तुम इस मामूली सी लड़की के लिए अपने खुद के बनाए रूल्स के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें तो मेडिकल से इतनी मोहब्बत है कि हल्की सी गलती की गुंजाइश तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं, और यहाँ मौजूद इस लड़की ने तो चीटिंग जैसा क्राइम किया है और तुम इसके लिए स्टैंड ले रहे हो। What happened to you? मैं तो कहता हूँ अभी से यहाँ इसे निकाल दो। This girl has did a disgusting crime. उनकी बात सुनकर अजलान गुस्से में उनकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, मामूली नहीं है वो। She is my student, topper of SIMT entrance exam Miss Daneen. Oh sorry Dr. DANEEN. इज्जत से नाम लीजिए, उसकी नॉलेज आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा है। असाइनमेंट, मेडिकल फील्ड केस, प्रैक्टिकल्स, हर चीज़ में टॉपर। आपको लगता है एक ऐसी स्टूडेंट चीटिंग कर सकती है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये जानते हुए कि आपकी इतनी उम्र का एक्सपीरियंस इतना डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटेड है कि आपको सही गलत की परख तक नहीं है। पहली बार मुझे लग रहा है कि यहाँ मौजूद हर इंसान गलत पोस्ट पर है, पर कोई बात नहीं, चीज़ों को सुधारा जाता है और मैं भी जरूर सुधारूंगा। इतना कहकर वो सबको एक नज़र घूरता है। वही अजलान को खुद पर यूं चिल्लाता देख मिस्टर दाऊद तो एक पल को बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे। वो उसके मिजाज से वाकिफ थे, उसे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी, पर आज तक कभी भी उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी, कम से कम उनके साथ तो नहीं। पर आज एक मामूली सी लड़की के लिए उसने अपनी आवाज़ उन पर ऊंची की थी। ये जानकर उनकी नज़रों में दानीन के लिए नफरत जो थी उसमें ज़रा इजाफा होता है। वो गुस्से में दोबारा अजलान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतनी सही गलत की समझ है तो ये प्रूव करो कि ये लड़की बेकसूर है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? उनकी बात सुनकर अजलान उनकी तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा अब आपको सबूतों का याद आ गया। कुछ देर पहले मेरी स्टूडेंट को एक्सपेल करने से पहले तो आपको सबूतों का ख्याल नहीं आया था, और अगर सबूत इस बात का नहीं है कि उसने चीटिंग नहीं की तो सबूत इस बात का भी नहीं है कि उसने चीटिंग की है। इफ़ यू वांना प्ले ऑन प्रोबेबिलिटी देन 50-50 खेलते हैं ना। आप ऐसे ही मेरे स्टूडेंट को बेइज्जत कर उसे निकाल तो नहीं सकते। फिर कुछ पल रुक कर वो गुस्से में वो आगे कहता है, और आप होते कौन है उसे निकालने वाले? भूलिए मत, इस चेयर पर, इस पोस्ट पर आप लोग बैठे हैं क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, वरना ये किंगडम किसका है आप भी जानते हैं और मैं भी यहाँ का हर फैसला में लेता हूँ। आप नहीं, मैंने आपको ये पोस्ट दी थी क्योंकि मुझे लगता था आप लोग इतने समझदार और एक्सपीरियंस्ड हैं कि चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट प्रूव मी रॉन्ग। आपसे ज़्यादा समझदार तो मेरी स्टूडेंट है। और हाँ, वन मोर थिंग, रही बात प्रूव करने की तो ठीक है, मैं खुद ये प्रूव करूंगा, और ख्याल रहे अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है उसके बाद मैं जो भी करूंगा वो प्रोफेशनल नहीं पर्सनली होगा, और मैं पर्सनली बदला लेने के लिए कितना गिर सकता हूँ इससे आप सब वाकिफ हैं। आफ्टर ऑल इतना फेमस तो हूँ कि मेरी न्यूज़ चारों तरफ घूमती रहे। उसकी बात का मतलब मिस्टर दाऊद को कुछ खास समझ तो नहीं आता, और फिलहाल वो कुछ समझने के हुलिये में भी कहाँ थे। इस वक्त तो उन्हें अपने सामने खड़ी दानी ने एक मासूम सी लड़की नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी, जैसे जिसकी वजह से आज अजलान ने उन्हें बेइज्जत किया था। वो बात अलग है कि बेइज्जत होने वाले काम तो उन्होंने किए भी थे, पर अब इंसान अपनी खुद की गलतियां देखने लग जाए तो वो इंसान कहाँ से रहेगा, फरिश्ता ना बन जाए। वो गुस्से में दानीन को देखते हुए वापस जरा शांत आवाज में अजलान से कहते हैं, तुम अपने रूल्स तोड़ रहे हो। मिस्टर प्रताप ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, हमें इसे रेस्टिकेट कर देना चाहिए। शी डजंट बिलोंग हियर। उनकी बात सुनकर एजलन जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले उन्हें देख रहा था, एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यू आर राइट, शी डजंट बिलोंग हियर, शी बिलोंग्स इवन इन अ बेटर प्लेस, पर क्योंकि हमारे मैनेजमेंट के पास इतनी बेटर प्लेस नहीं है तो वो यहाँ है। और हाँ, SIMT की ज़रूरत उसे नहीं है, SIMT को उसकी ज़रूरत है। उसमें इतनी काबिलियत है कि वो जहाँ जाए वहाँ चीज़ों को समझ सकती है, बेहतर कर सकती है। इस बैच की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वो, और एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर। मुझे परवाह नहीं आप में से कौन उस पर ट्रस्ट करता है या नहीं करता, बट आई ट्रस्ट हर। सुना आपने, आई ट्रस्ट हर। वो क्या चीटिंग करेगी? जो बिना क्वेश्चन पढ़े ठीक आंसर लिख सकती है, उसे चीटिंग की ज़रूरत नहीं है। जो अपने स्कूल कॉलेज के एडमिशन की परवाह ना करते हुए एक इंसान की जान बचाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, उसे चीटिंग की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ फ्रीकिंग सन एंड सन डजंट नीड एनीवन टू शाइन, समझ आई? और हाँ, अगर वो इस कॉलेज से एक्सपेल होगी तो मैं खुद भी ये कॉलेज छोड़ूंगा, और अगर मैंने ये कॉलेज छोड़ा तो क्या हो सकता है आप सब जानते हैं, या फिर मैं बताऊं? उद्धरण चिन्ह।
उसके शब्दों ने सबको हैरान कर दिया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कहेगा, पर उसने कह दिया था। वो दानिन के लिए न सिर्फ उनके खिलाफ खड़ा था, बल्कि शायद उन्हें बर्बाद करने के लिए भी तैयार था। और उसके हाथों बर्बाद होना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा वहां मौजूद हर शख्स को था। वही दानिन अज़लान की ये बात सुनकर तो वो खुद हैरान थी। उसे अपने सामने खड़ा शख्स आज अनजाना सा लग रहा था। ना सिर्फ वो उसके लिए लड़ रहा था, बल्कि उसके लिए खुद सब कुछ छोड़ने को तैयार था। पर क्यों? क्या उसकी नज़रों में वो इतनी जरूरी थी? क्या इतना भरोसा था उसे? पर क्यों? ये एक सवाल था जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। कोई कुछ और कहता या सुनता उससे पहले ही अज़लान अपना रुख दानिन की तरफ करता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ केबिन से बाहर ले जाने लगता है। और दानिन वो तो जैसे होश में ही नहीं थी, वो चुपचाप उसके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ा रही थी। वही अज़लान जो दरवाजे तक पहुंच गया था, कुछ सोचकर बिना पीछे पलटे अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, और हाँ, अगर आप सबको लगता है कि यह मैटर यही सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी स्टूडेंट को बेइज्जत करने की कोशिश की है आप सब ने, न सिर्फ उस पर इल्जाम लगाए हैं बल्कि उसके पेरेंट्स की तरबियत पर भी उंगली उठाई है। इन सब का हर्जाना न सिर्फ वो इंसान भुगतेगा जिसने ये सब कुछ किया है, बल्कि आप सब भी भुगतेंगे। इतना कहकर वो बिना किसी की कुछ सुने दानिन को लेकर वहां से निकल जाता है। एपिसोड 100। SIMT की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर इस वक्त अज़लान और दानिन मौजूद थे। जहां अज़लान रेलिंग को पकड़े एकटक सामने डूबते हुए सूरज को देख रहा था, तो वहीं दानिन आहिस्ता आहिस्ता सुबक रही थी। वो पिछले 20 मिनट से लगातार रोए जा रही थी और अज़लान, वो लगातार सामने डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसने एक बार भी दानिन की तरफ ना देखा, ना उससे कुछ पूछा। और उसकी यही खामोशी दानिन को और चुभ रही थी। ना जाने क्यों उसे एक तमन्ना थी कि वो उसे दिलासा दे, उससे कुछ तो पूछे, उसे चुप कराए, पर वो तो ढीठ बना एकटक सिर्फ सामने देख रहा था। बिखरे हुए से बाल, चेहरे पर डूबती हुई सूरज की किरणें उसे और हसीन बना रही थी। ना जाने आज कितना सख्त बना हुआ था वो। अभी जो थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा था, वो अब शांत हो चुका था। चेहरे पर बेहद खामोशी थी। वही उसके पास 2 कदम की दूरी पर खड़ी दानिन रोते हुए एकटक उसे देखती जा रही थी, इस तमन्ना में कि वो कम से कम उसे एक दफा देखे तो सही। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही शख्स है जो अभी कुछ वक्त पहले उसके लिए लड़कर आया है और अब उसे इस तरह नजरअंदाज कर रहा है जैसे वो है ही नहीं। इस तरह नजरअंदाज होता देख वो और जोर जोर से रोने लगती है। अब गुस्सा उसके सिर पर भी चढ़ने लगा था। मतलब वो कैसा आदमी था? कम से कम एक दफा उसे चुप कराने की कोशिश तो करता, दिलासा न देता पर तरस तो खाता। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस बात से अब दानिन को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो और जोर जोर से रोने लगती है। वही अज़लान जो अभी तक खामोशी से सामने देख रहा था, उसके रोने पर कुछ पल तक खामोश रहता है, पर फिर उसकी तरफ मुखातिब होते हुए जरा सख्त आवाज में कहता है, चुप, एकदम चुप। अगर एक आवाज और आपके मुंह से निकली तो यहीं से नीचे पटकूंगा, फिर पोस्टमार्टम तक के लिए भी बॉडी नहीं बचेगी, सीधे दफनाना पड़ेगा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि दानिन का रोना तुरंत गायब हो जाता है और वो हैरानी से उसे देखने लगती है। ये कैसा आदमी था? यहाँ वो रो रही थी और वो उस पर गुस्सा कर रहा था। ये कौन सी बात हुई भाई? पर आज वो भी अडियल थी। उसके डांटने पर और बिगड़ते मिजाज पर वो हैरानी से कुछ पल उसे देखती है, फिर दोबारा सिसकते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपने अंदर जब्त करने की एक नाकाम से कोशिश करते हुए कहती है, आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं? मैं रो रही हूँ, दिख नहीं रहा? मुझे चुप कराने की जगह आप डांट रहे हैं मुझे? कैसे आदमी हैं आप? एक लड़की आपके सामने रो रही है और आप उसको चुप भी नहीं करा रहे। एक रुमाल तो दे सकते हैं ना, अपनी जेब से निकाल के। फिल्मों में नहीं देखा आपने ऐसा ही होता है? कहते कहते वो अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी। अज़लान का यूं चिल्लाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वो पहले उसे नहीं डांटता था, पर आज उसका डांटना जरा ज्यादा खल रहा था। क्यों? ये तो शायद उसे भी नहीं पता था। वही उसे यूं शिकायत करता देख अज़लान उसकी तरफ मुखातिब होकर अपने पेंट की पॉकेट में अपना हाथ डाले आहिस्ता से उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, क्यों दूं आपको रुमाल? कोई कमजोर बेसहारा लड़की है आप? आपकी खुद की नजरें में होगी पर मेरी नजरों में नहीं है। रुमाल उन्हें दिया जाता है जो खुद अपने आंसू नहीं पोंछ सकते, जो कमजोर होते हैं। पर मेरे सामने खड़ी लड़की किसी तरह भी कमजोर नहीं है और ना ही बेसहारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप रो क्यों रही हैं। इसमें आपकी गलती है नहीं, फिर आंसू बहाने का मतलब क्या है? Why the hell are you crying? Well, you should be the one who should make others cry at this point. उसने बेहद सख्ती से कहा, जिस पर उससे नजरें फेरकर दानिन हल्का गुस्से में कहती है, लो हो गई बात, इतना सब कुछ हो गया, मुझ पे इतने इल्जाम लग गए, अब मैं रो भी न तो क्या करूं? अरे बंदे का दिल तो दुखता है ना। अरे मैं औरत हूँ, कमजोर दिल की हूँ, थोड़ा तो ख्याल कीजिए। अरे नहीं, बनना मुझे स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। क्यों बनूं मैं स्ट्रॉन्ग? सारी जिंदगी स्ट्रॉन्ग ही तो बनती आ रही हूं मैं। मेरा भी तो दिल चाहता है कि किसी का सहारा लूं।
पर नहीं, स्ट्रांग बनो। अरे नहीं बनना मुझे स्ट्रांग यार, आगे पीछे जो आता है बस इल्जाम लगा के चला जाता है और मैं स्ट्रांग बन के अपने लिए लड़ाई लड़ती रहूं। क्यों लड़ूं मैं खुद के लिए? मैं भी तो थक सकती हूं ना। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अरे मुझे नहीं बनना स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन, मुझे भी तो डिपेंड होना है ना किसी पे। पर नहीं, एक तो आपका ये स्टुपिड सा कॉलेज है, बिना कुछ जाने पर्चे मुझे निकालने लग गए। मैं बता रही हूँ, बहुत ही घटिया और वाहियात कॉलेज है आपका। ये फिजूल में चर्चे हैं इसके। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो अभी खुद रेस्टिकेशन लेटर लिखकर उस डीन के मुंह पे मार के आती। आया बड़ा मुझे निकालेगा और मैं चीटिंग करूंगी। अरे मुझे तो ठीक से चीटिंग लिखना ना आए, उसमें भी स्पेलिंग गलत कर दूं मैं। कहते कहते उसकी आंखें एक बार फिर नम हुई थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा था और फूटी भी क्यों ना। जिस तरह उसे बेइज्जत किया गया था वो कोई आम बात तो नहीं थी। जब बिना किसी गलती इल्जाम लगता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को सिर्फ वही समझ सकता है जिसे सरेआम बेइज्जत किया गया हो। वही अजलान उसे रोता देख आहिस्ता से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और अगले ही पल उसे अपने सीने से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उसका सिर सहलाने लगता है। और उसके सीने पर यूं लगते ही दानीन को भी जैसे एक सहारा मिल गया था। वो खुद भी कसकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींजकर जोर जोर से रोने लगती है। कोई औरत इतनी बहादुर नहीं होती कि अपने किरदार पर उठे सवालों को झेल सके। एक औरत का सबसे खूबसूरत जेवर उसका किरदार होता है। वो खुद बिक सकती है पर अपने किरदार को नहीं बिकने दे सकती। पर सबसे अजीब बात यह है कि माशरे में मौजूद हर मर्द एक औरत को जलील करने के लिए उसके किरदार पर ही उंगली उठाता है। कभी किसी और से उसका नाम जोड़कर तो कभी खुद उसके नाम को छलनी कर कर। कहते हैं बदन पर आए जख्म खत्म हो सकते हैं, एक वक्त पर निशान भी मिट सकते हैं, पर जो चोट किरदार पर लगती है वो हमेशा याद रहती है और याद आती रहती है। क्योंकि न तो उसका दर्द कभी खत्म होता है और न निशान मिटते हैं। आज दानीन के साथ जो हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ये पहली बार नहीं हुआ था, ये पहले भी हो चुका था। अजलान उसे यूं रोता देख उसकी कमर पर अपनी पकड़ जरा मजबूत कर कर उसे और खुद से सताकर बेहद प्यार से कहता है, इट्स ओके प्रिंसेस दो दिल, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम्हारी तरबियत ऐसी है ही नहीं कि तुम आगे बढ़ने के लिए किसी गलत चीज का सहारा लो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो जो कुछ भी साथ तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत है। एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक एवरी अदर पर्सन पे फॉर देयर बैड डीड्स, जिनकी भी वजह से आज तुम बेइज्जत हुई हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं, वो हर शख्स अपनी गलती की सजा भुगतेगा। आई प्रॉमिस आई वुडंट लेट एनीथिंग हैपन टू योर डिग्निटी। तुम बहुत खास हो, ऐसे मामूली लोगों के लिए अपने आंसुओं को जाया मत करो। तुम्हारे आंसू बहुत खास हैं क्योंकि इसमें तुम्हारे जज्बात हैं और तुम्हारे जज्बात बेहद अनमोल है। प्लीज स्टॉप क्राइंग बच्चा, आई एम हियर फॉर यू एंड आई नो माई प्रिंसेस कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। चमकता दिल, उसने बेहद प्यार से ये कहा था। वही उसके शब्द सुनकर दानीन सिसकते हुए ही बड़ी मुश्किल से कहती है, मैंने सबको मना किया, मैंने नहीं की थी चीटिंग। मैं क्यों चीटिंग करूंगी? मुझे तो सब कुछ आता था। मैंने तो बस रूबी को अपने नोट्स दिए थे क्योंकि उसने बोला था कि उसके पास नोट्स नहीं है। मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगी। मैंने तो कभी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तब भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने सबको बोला, मैंने डीन सर को भी बोला और मैं बहुत रोई, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब ने बोला कि मैं चीटर हूँ, मैं डिसअपॉइंटमेंट हूँ और मैं इस IMT में रहना डिजर्व नहीं करती। पर ऐसा नहीं है, मैंने चीटिंग नहीं करी। इस कॉलेज के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। माला का ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं उसके लिए एक बेस्ट डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। कहते कहते वो वापस से रोने लगी थी। वही उसे यूं रोता देख अजलान दोबारा उसका सिर प्यार से सहलाते हुए कहता है, आई नो प्रिंसेस दो दिल कि तुमने कुछ नहीं किया, और जब तुम्हें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया तो वाई आर यू क्राइंग? प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे तो प्राउड है तुम पर कि कुछ गलत ना करने के बाद भी तुम झुकी नहीं। जो खुद के लिए नहीं लड़ पाते वो किसी के मोहताज रह जाते हैं, पर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम खुद के लिए लड़ भी सकती हो और जीत भी सकती हो। और तुमने तो खुद कहा था, you doesn't need SIMT for your career but SIMT needs you because you are a bright student but because you are a good human and that's the rarest thing about you। तुम कोई आम शख्स नहीं हो, तुम खास हो। और जब तुम्हें पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सीट तुम्हें किसी की सिफारिश पर नहीं मिली, अपनी मेहनत पर मिली है और तुमसे तुम्हारी ये सीट कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें इस IMT से कोई भी नहीं निकाल सकता। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी नहीं। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो ना तो वो शख्स रहेगा और ना ही ये IMT। एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू प्रिंसेस दो दिल वन रिबन। उसके शब्द दानीन के लिए वो मरहम थे जिनकी जरूरत शायद उसे 14 साल पहले से थी। आज पहली बार उसे लग रहा था कि अगर वो कभी लड़खड़ाई तो उसके पास कोई होगा सहारा देने के लिए। माला की वजह से कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी वो। बचपना क्या होता है ये तो उसे पता ही नहीं था। अपनी माँ को जिस तरह उसने स्ट्रगल करते देखा था, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सक्सेस।
इस बीच जितने भी इल्जामात लगे, जो भी बदनामी हुई, वो दर्द तकलीफ सब कुछ वो खामोशी से सिर्फ सहती रही। पर आज का दिन अलग था। आज उसके पास कोई था जो उस पर भरोसा करता था और जिस पर वो खुद भरोसा करने लगी थी। उसे यूं खामोश देखकर अजलान उसे खुद से हल्का से दूर कर उसकी आंखों में बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए बेहद नरमी से कहता है, अब एक आंसू और नहीं। जितना रोना था वो तुम रो चुकी हो, पर अब अगर एक भी आंसू और तुम्हारी आंखों से आया तो आई डोंट नो व्हाट विल आई डू टू यू। इस बार उसकी आवाज में हल्की सी सख्ती थी, जिसे देखकर दानी आहिस्ता से उससे थोड़ा सा दूर होते हुए कुछ सोचकर कहती है, आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों था? क्या पता मैंने चीटिंग की हो? आपने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। कहीं शक की थोड़ी तो गुंजाइश होती है। वो गुंजाइश तक आपकी आंखों में नहीं थी। क्यों? आप तो मुझे जानते तक नहीं। उसकी बात सुनकर अजलान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, तुम कहती हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता, पर सच तो ये है कि शायद मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई जानता ही नहीं। हम सबकी जिंदगी एक कहानी है। मुझे शायद तुम्हारी कहानी ना पता हो, पर तुम्हारा किरदार मैंने जिया है। अगर तुम खुद भी मेरे सामने कबूल करती कि तुमने चीटिंग की है, तब भी मैं नहीं मानता। अगर मैंने खुद तुम्हें चीटिंग करते हुआ देखा होता तो भी मैं अपनी आंखों को झुठला देता। वो लड़की जो अपने एडमिशन की परवाह किए बिना किसी की जान बचाने का फैसला ले सकती है, वो लड़की जो बिना कुछ सोचे समझे अपने पेशेंट्स को हर वक्त उम्मीद देती है, वो चीटिंग कैसे कर सकती है? और फिर तुम्हें चीटिंग की जरूरत है भी? यू आर अ ब्लडी टॉपर डूड। तुम वो नहीं हो जो चीटिंग करे, तुम वो हो जिसकी लोग चीटिंग करे। यू आर नॉट बॉर्न टू कॉपी टू सेट ट्रेंड्स। और फिर मैं यूं ही तुम्हें अपनी फेवरेट स्टूडेंट नहीं कहता। थोड़ी सी डम्ब हो, बेवकूफ़ हो, रट्टाबाजी करती हो, वो मैं मानता हूँ, पर स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, ये भी तो मुझे पता है। तुम्हें जानने के लिए मुझे तुमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आई नो एवरीथिंग आफ्टर ऑल। आई एम एजलिन शेरियाज। सिर्फ एक शख्स नहीं हूँ, एक ब्रांड हूँ मैं। सब पता होता है मुझे। अजलान की आवाज़ में एक गुरूर था, जैसे उसे उस पर सिर्फ भरोसा ना हो, बल्कि गुरूर हो जिसे महसूस कर एक पल को खुद हैरान थी। इतना भरोसा तो वो खुद पर नहीं करती थी जितना उसके सामने मौजूद शख्स जता रहा था। और क्या वाकई वो उसे इतना जानता है? पर कैसे? वो एकटक अपने सामने खड़े अजलान की उन नीली आंखों में देख रही थी, जो आज उसे पहले से जरा ज्यादा गहरी लग रही थी। ये गहराई उस शख्सियत की थी या उन एहसासों की जो उसकी आंखों में वो देख सकती थी, पर ना जाने क्यों वो एहसास उसे समझ नहीं आ रहे थे। वही उसे यूं इस कदर खुद को देखता देख अजलान हल्का सा मुस्कुराते हुए जरा गुरूर से कहता है, जानता हूँ, हैंडसम हूँ। इस तरह देखकर नजर न लगाया कीजिए। पहले भी कहा है मैंने, अपनी चीजों की नजर ज्यादा लगती है। उसकी बात सुनकर दानीन होश में आती है और उससे नजरें चुराते हुए कहती है, मैं आपकी थोड़ी ना हूँ, जो आपका हो उसकी लगे नजर। और मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं बस आपकी आंखों को देख रही थी। कुछ था उसमें जिसकी पहचान करना मुश्किल है। इतना कहकर वो वापस अजलान की तरफ देखती है तो वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके चेहरे पर आई जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, कौन किसका है वक्त आने पर पता चल जाएगा, और मेरी आंखों में क्या है वक्त आने पर मैं खुद आपको बता दूंगा, इसलिए बेफिक्र रहिए प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर दानीन को कुछ समझ तो नहीं आता, पर तभी उसके जहन में एक चीज क्लिक करती है और वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप मुझे प्रिंसेस क्यों बुलाते हो? मेरी हैसियत तो यहाँ मुलाजिमों वाली भी नहीं है, फिर आपको कहाँ से शहजादी लगती हूँ मैं? शहजादियाँ तो बिल्कुल अलग होती हैं, वो मेरी तरह नहीं होती जिन्हें कोई भी आता जाता बेइज्जत कर सके। वो तो महलों में रहती है, खूबसूरत होती है, और मैं तो हूँ बदतमीज हूँ, दागदार, और क्या कहते हैं आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, बेवकूफ़ भी हूँ। कोई राजकुमारी नहीं हूँ मैं, बल्कि ठीक से राजकुमारियों की मुलाजिम बनने लायक भी नहीं हूँ। ये कहते वक्त वो अपनी आंखें अजीब तरह से घुमाती है। उसे वाकई अदलान का खुद को प्रिंसेस कहना बड़ा अजीब लगता था। कितनी अजीब दो राह की बात थी ना। सामने खड़ा शख्स उसे प्रिंसेस कहता था और खुद उसकी जिंदगी नौकरों से भी बदतर रही थी। कहाँ एक तरफ महलों की शहजादियां जिनके आगे लोग एहतराम में सिर झुका लिया करते हैं, और कहाँ एक तरफ वो जहां लोग उसे देखकर नजरें तक नहीं झुकाते, और जिस तरह की नजरें से देखते हैं वो अलग। उसकी जिंदगी में दर्द तकलीफ यही सब तो था। वही उसकी बात सुनकर अजलान हल्का सा मुस्कुराते हुए नरमी से उसे देखकर कहता है, क्यों, आप भी तो है नाजुक, खूबसूरत, दिलकश, साफ दिल। मेरी नज़रों में तो आप भी एक प्रिंसेस ही हैं, बस नखरे थोड़े कम करती हैं, वो ज़रा बढ़ा देंगी तो बाकी तो सब कुछ परफेक्ट है, और ऊपर से आपकी अदाएं, उफ माशाअल्लाह। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से उसे देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने मौजूद शख्स वही है जो उसे क्लास में खड़ा करके बेइज्जत करता था सबके सामने, वो भी पूरी बाकायदा इज्जत के साथ, और आज इस तरह बातें कर रहा था। वो हैरानी से उसे देखते हुए एक कदम पीछे लेते हुए कहती है, आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? उसकी बात सुनकर अजलान बेहद दिलकश तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं करता प्रिंसेस, बल्कि फैक्ट्स बोलता हूँ। आप एक प्रिंसेस हैं और ये फ्लर्ट नहीं है, फैक्ट है। हाँ, वो बात अलग है कि फ्लर्ट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे, पर उसमें अभी वक्त है। हाँ, लेकिन आप अगर चाहे तो शुरुआत कर सकती हैं। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा अगर आप मुझसे फ्लर्ट करेगी तो, बल्कि आपके फ्लर्ट को प्रैक्टिकल मैं जरूर कर सकता हूँ।
उसकी बात सुनकर दानीन के गाल बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। जो झटके उसे कुछ वक्त पहले लगे थे, उससे ज्यादा झटके तो अजलान की बातों से लग रहे थे। उसके सामने मौजूद आदमी को हुआ क्या था, वो समझ नहीं पा रही थी। दूसरों के दिमाग का इलाज करते करते क्या उसे खुद दिमागी इलाज की जरूरत थी। दानीन हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, आप मुझे पागल बना रहे हैं। उसकी बात सुनकर अजलान वैसे ही मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बनाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो अब पैदाइश है। उसकी बात सुनकर दानीन का चेहरा देखने लायक था, मगर वो उससे कुछ कहती उससे पहले ही अजलान आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहता है, बाकी बातें बाद में, आप नीचे चलिए। आज आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, अब आराम की जरूरत है आपको। इससे आगे की लड़ाई हम फिर किसी दिन कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगता है, और दानीन भी बस खामोशी से उसके साथ उसके पीछे जैसे खींची चली जाती है। पर तभी अचानक से उसका फोन बजता है और उसके कदम रुकते हैं। फोन की घंटी की आवाज से अजलान के भी कदम रुके थे। वो पीछे पलटकर दानीन की तरफ देखता है तो वो अपने फोन की तरफ देख रही थी, जिस पर कोई अननोन नंबर शो हो रहा था। वो नासमझी में अजलान की तरफ देखती है तो वो आंखों के इशारे से ही उसे फोन उठाने का कहता है, और उसके इशारे पर दानीन भी फोन उठाकर अपने कान पर लगाती है। पर जैसे ही वो दूसरी तरफ की बात सुनती है, उसके आंखों के सामने एकदम से जैसे अंधेरा छाने लगता है, और उसके हाथों से उसका फोन वहीं जमीन पर गिर जाता है। अभी कुछ देर पहले जो वो शांत थी और सुकून में थी, वो सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। एक के बाद एक आंखों से आंसू बहने लगे थे, दिल की धड़कनें रुक चुकी थी, हाथ ठंडे पड़ने लगे थे। इन कुछ सेकंड में उसमें तब्दीली आई देख अजलान खुद घबराते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिंसेस? उसके सवाल पर दानीन दिगंगाए आंखों से उसे देखते हुए सिर्फ एक शब्द कहती है, माला। थैंक यू फॉर लिसनिंग।